हेलो बच्चों, मैं हूं एस के अग्रवाल, केमिस्ट्री का फैकल्टी। अब आप दी एजुकेशनल जोन यानी कि तेज के प्लेटफॉर्म पर जुड़कर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर जेई मेंस, एडवांस, एनडीए, पॉलिटेक्निक इत्यादि की तैयारी कराई जाती है। आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 मॉडल सेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग गहराई से देखेंगे। तो ये मॉडल सेट है क्लास 12 का। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं मोलारिटी। यहां पर आप देख रहे हैं मोलारिटी। मोलारिटी का सिंबल है कैपिटल एम। तो हमको कैपिटल एम निकालना है मोलारिटी। इसके लिए दिया गया है आपको 40 ग्राम NaOH, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट है। और यहां आप देख रहे हैं 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि यहां पर वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो मोलारिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल है वही होता है मोलारिटी। तो हमें निकालना है मोलारिटी। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल रहे हैं मोलारिटी को। सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहां? NaOH दिया हुआ है। दिया हुआ है 40 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट है ये। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या आना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH बराबर 40 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V बराबर 2 लीटर। निकालना है हमें मोलारिटी। मोलारिटी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है ये। आप देख रहे हैं यहां पर W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम और वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2 लीटर। 2 लीटर दिया हुआ है। तो हम लोग मोलारिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम इंटू वॉल्यूम यहां पर देख रहे हैं 2 लीटर है, यानी कि 2000 ml। 2000 ml। मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 2000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 40 से 40 गया, यानी कि आया 1/2, यानी कि 0.5। आपका ये आंसर 0.5 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है 0.5। 0.5। तो ये आपका मोलारिटी निकल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहां पर कि 2 मॉलिक्यूल लिया गया है CH3Br प्लस 2Na ड्राई ईथर। इसको पहचानिए, ड्राई ईथर है ये। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ये उर्ज रिएक्शन के लिए है। उर्ज रिएक्शन। ये ड्राई ईथर जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम के साथ ड्राई ईथर है, तो यहां पर आप देख रहे हैं एल्केन बना हुआ है, इथेन, यानी कार्बन की संख्या डबल हो जाती है और डबल उर्ज रिएक्शन में होता है। तो हम लोग ये रिएक्शन
बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि क्लास 11th में भी हमने पढ़ा और 12th में भी इसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्ज रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं आप, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड। यहां पर देखना है कैथोड पर क्या मिल रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं कैथोड पर पूछ रहा है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। और यहां पर सॉल्यूशन क्या है, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि NaCl पानी में घुला हुआ है। एक्वस मतलब होता है पानी, यानी ये सॉल्यूशन वाटर में है और हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी कंपाउंड का, तो एनोड और कैथोड दोनों की व्यवस्था होती है। हम लोग एनोड पर भी प्रोडक्ट को निकालते हैं और कैथोड पर भी। हम लोग ये जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। तो हम लोग को यहां पर सिर्फ पूछा गया है कि कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट देगा। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, हम लोग यहां देख रहे हैं एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। गौर करना है, एक्वस है यानी इसमें पानी है, और NaCl है यानी इसमें क्या है, NaCl प्लस H2O है। NaCl टूट करके क्या देता है, Na प्लस और Cl माइनस, और वाटर टूट करके क्या देगा, H प्लस और OH माइनस। हमें अब देखना है कि एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का गेन वह करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम पाया जाएगा, और कम उसके पास होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देख रहे हैं यहां भी पॉजिटिव है सोडियम के पास, और हाइड्रोजन के पास भी पॉजिटिव है। तो हमें चार चीज को ध्यान रखना है, चार एलिमेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, इन चार चीज पर भी प्लस चार्ज है और हाइड्रोजन है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी अगर है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी कहीं आयन का रिडक्शन होगा। अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी नहीं है, तो ही H प्लस का रिडक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर सोडियम है, ना तो कॉपर है, ना तो सिल्वर है, ना तो गोल्ड है, और ना तो मरकरी है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर ध्यान देना है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी है या नहीं। अगर नहीं है, तब उस स्थिति में किसका रिडक्शन करवाएंगे, H प्लस का। किसका करवाएंगे, H प्लस, यानी कि एट कैथोड, एट कैथोड वी नो दैट एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि हम लोग H प्लस का रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन। कितना प्लस चार्ज है हाइड्रोजन के पास, एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए और ये कन्वर्ट कर जाएगा हाइड्रोजन गैस में, यानी क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए होगा। तो चलिए ध्यान रखना है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी रहेगा तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी के ही आयन का रिडक्शन करवाएंगे। अगर नहीं है तो इस स्थिति में हाइड्रोजन का ही रिडक्शन करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान देंगे, नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कब नहीं होगा, जब डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहेगा, जब डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहेगा, तो
वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान देना है, जिंक, Mn, Fe एंड Cr। तो सभी का हम लोग को एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या है। Fe जैसे Fe है, Fe एटॉमिक नंबर 26, इसका होगा 4s2 3d6। इससे पहले आप दिखाना चाहेंगे तो आप दिखला सकते हैं, दिखला सकते हैं आप ऐसे लिखकर, आर्गन 4s2 और 3d6। डी में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसके डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। Mn 25, इसका भी लिख सकते हैं हम लोग, आर्गन 4s2 और 3d5। तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी इसका भी डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, यह भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्रोमियम 24, आर्गन 4s1 3d5, यहां भी आप गौर से देखेंगे 3d5 है, इसका भी डी ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं है। डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन आ गया यानी वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, जिंक, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30, और जब 30 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर्गन 4s2 3d10। देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम लोग जान गए ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा जिंक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर CH3CH2Br KOH अल्कोहल है, यहां अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होगा कि अल्फा कार्बन से Br हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बाद जब जब अल्फा और बीटा से रिमूव होंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा अल्फा और बीटा के बीच, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, एलिमिनेशन रिएक्शन। हमें इससे देखकर पहचाना अल्कोहलिक KOH है, और अल्कोहलिक KOH यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन जिससे Br जुड़ा हुआ है वो है अल्फा, और अल्फा कार्बन से हम लोग को ब्रोमीन को हटाना है, और जस्ट पीछे वाले कार्बन यानी कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या ला देना है, डबल बॉन्ड। तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्किन बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, तो ध्यान देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर
यानी कि पाई बराबर होता है CRT, यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये तो गैस कांस्टेंट है। और टी होता है टेम्परेचर, यानी पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम पाई के द्वारा दिखा रहे हैं, ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में अगर हम लोग चेंजिंग लाएंगे तो निश्चित है कि पाई का भी वैल्यू चेंज करेगा। अगर हम लोग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पर निर्भर करता है। चलिए, एक फॉर्मूला इसका और था, पाई बराबर W/mV/RT। W यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, और m बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और V बराबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है, यानी वॉल्यूम को क्या करना है, कम। वॉल्यूम को कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा और टेम्परेचर को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर कि क्या कह रहा है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड। पहला चॉइस है इसका, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टेम्परेचर को हमको बढ़ाना होगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वॉल्यूम को घटाना होगा, जबकि यहां बोल रहा है कि बढ़ाना है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो डाइल्यूटिंग, यानी डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम को ही बढ़ा रहा है। दोनों यहां पर ये जो डाइल्यूटिंग लिखा हुआ है इसका मतलब वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, डाइल्यूशन इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर ए। आपने हेडिंग ही दिया था अपनी कॉपी में कि डाइल्यूट अगर हम लोग करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, डाइल्यूशन इंक्रीजेज। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस, यानी कलरलेस का मतलब उसके पास कोई कलर ना हो। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, जिसके डी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो दोनों स्थिति में वो कलरलेस होगा। जिसके डी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों स्थिति में वो क्या होगा, कलरलेस। तो हमें अब चेक करना होगा कि किसके डी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन है या तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर, जैसे यहां देखिएगा Ti है, ठीक है, तो Ti, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम तक कितना है 20, उसके बाद Sc स्कैंडियम, Ti, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 22, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोग जानते हैं ये बात कि इसका हो जाएगा आर्गन,
यहां देख रहे हैं हम लोग, ट्वेंटी टू है, आर्गन फिर 4s2 और 3d2, यहां तक 18 होता है। 18 और 2 20 और 2 22। आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन तो यहां पर 3 प्लस चार्ज है, सभी पर 3 प्लस चार्ज है, सभी पर 3 प्लस चार्ज है। तो जब इस पर 3 प्लस चार्ज होगा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमको हटाना होगा। तो सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन हटेगा, क्योंकि ये जो चौथा आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्बिट, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यानी कि क्या होगा, 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया। अब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2, यानी कि 3d में इलेक्ट्रॉन है 0, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो ये कलरलेस है, यानी ये कलरलेस नहीं है। चलिए, फिर आपका है 3+, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 23। आर्गन 4s 4s2 और 3d3, 3 प्लस चार्ज है, यानी हमको आउटर मोस्ट से पहले 2 इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, यानी यहां क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d2, 2 यहां से हटाए और 1 यहां से, 3 इलेक्ट्रॉन हटा चुके हैं, यानी इसके भी डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से खाली नहीं है, यानी ये भी कलरलेस नहीं होगा, इसके पास भी कलर होगा। अब है क्रोमियम, देखेंगे यहां Cr3+, आप जानते हैं 24 होता है इसका, जब कोई प्लस चार्ज नहीं होगा। यहां पर हो जाएगा आर्गन 4s1 और 3d5, हमें कितना इलेक्ट्रॉन हटाना है, 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 और 3d, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देंगे, यानी इसका भी डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से खाली नहीं है, यानी ये भी कुछ ना कुछ कलर रखेगा। अब आया स्कैंडियम, 21। आर्गन 4s2 और 3d1। अब स्कैंडियम पर कितना चार्ज था, 3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, 4s0 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से 3d0, तो आप देख रहे हैं डी में यहां 0 इलेक्ट्रॉन आ चुका, यानी ये क्या होगा, कलर लेस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इन केस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये रॉल्स लॉ है, ये कौन सा लॉ है, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, रॉल्ट का कहना था ये कि वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल है। आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है सेल के ईएमएफ के बारे में। हम लोग जानते हैं, यहां पर देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है,
ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये ईएमएफ निकालने के लिए आपको दिया गया है Na2 प्लस ऑब्लिक Na। ऑब्लिक का मतलब होता है फेज डिफरेंस, यानी ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फेज में है, और ये सॉलिड फेज में है। चलिए, रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ Na पर 2 प्लस चार्ज है और फिर यहाँ पर 0 चार्ज है, यानी ये रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पर भी Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट कर रहा है, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। और आपसे कह रहा है कि सेल का ईएमएफ निकालिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग जानते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल वैल्यू को हम लोग को यहां ध्यान रखना है कि Na2 प्लस और यहां दिया हुआ है सेल का ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल बराबर ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल आपका दिया हुआ था, आप देख सकते हैं ध्यान से, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में और इसका प्लस में है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी वो कैथोड है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम यानी वो एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज्यादा है वो कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड, यानी ये कैथोड है और ये एनोड है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, आप देख रहे हैं यहां पर, यानी 0.34 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, और इसका दिया हुआ है माइनस 0.25। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 0.34 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.25, यानी कि ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, यानी 0.59। इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 0.59, देखिए प्लस में इसका दिया हुआ वैल्यू 0.59, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यहां देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 प्लस, आप देख रहे हैं कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, यानी 4s1 3d10, 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s से निकालेंगे, यानी 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 0, और 3d10 था, एक इलेक्ट्रॉन वहां से भी हटाएंगे तो 3d9 हो जाएगा, यानी 3d9 4s0, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आप देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर ही निर्भर करता है, अन्यथा किसी पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है Ag प्लस एक्वस, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सॉलिड में कन्वर्ट कर जा रहा है। इसके लिए आपको दिया हुआ है वैल्यू कंसंट्रेशन का 0.1 m, और ई नॉट का वैल्यू यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। और आपसे क्या पूछा है, हाफ सेल रिएक्शन के लिए, हाफ सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ईएमएफ का वैल्यू पूछा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ हम लोग डाटा को ध्यान में रखेंगे। कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 और इसका स्टैंडर्ड 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए हम लोग जानते हैं ई सेल, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग। आप रिएक्शन को ध्यान देंगे, यहां पर रिएक्शन दिया हुआ था Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये किसमें कन्वर्ट कर गया, सिल्वर। क्योंकि सिल्वर क्या है, सॉलिड, जब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो ये क्या होता है, सॉलिड। तो यहां पर जो आप लॉग देख रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एजी, और रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं एजी प्लस। हम लोग ये जानते हैं कि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, यानी ये सॉलिड है और कंसंट्रेशन इसका क्या होगा 1। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल वैल्यू दिया हुआ है 0.80 माइनस 0.0591 बाई एन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 लॉग सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ था 0.1। पॉइंट को हम लोग हटा देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, 0.0591 बाई 1 यहां हो गया, और लॉग 10 0.80 माइनस 0.0591 और इंटू 1। यानी अब हमें क्या करना है 0.80 से इसको घटा देना है। तो अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या आएगा 9 0 फिर यहां पर 9 होगा 4 और यहां पर 7.0, यानी कि आप अगर देखना चाहेंगे यहां पर तो 0.741 तो देखते हैं ऑप्शन क्या देता है 0.741, ये आपका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ब्यूटेन टू ऑल इज, ब्यूटेन टू ऑल यानी सेकेंड कार्बन पर आप देख रहे हैं ऑल है, यानी कि OH ग्रुप है सेकेंड कार्बन पर, यानी कि ये है CH3, यहां पर सेकेंड कार्बन पर OH है, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ब्यूटेन टू ऑल। जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उससे एक कार्बन इधर और एक तरफ इधर है, आप देख रहे हैं, यानी जिस कार्बन से OH लगा हुआ है इसके दोनों साइड में एक कार्बन है, यानी ये 2 डिग्री है, दोनों साइड में इस कार्बन के दोनों साइड में कार्बन है, यानी कि वो क्या है 2 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर बेंजीन और OH यानी ये फिनॉल है। गौर से देखिएगा, इसके लिए कलम चलाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कलम चलाने की जरूरत नहीं है। आप यहां देख रहे हैं कि C2H5 I है और यहां पर OH है, तो ये हो गया H प्लस और ये हो गया I माइनस, यानी H और I दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बचेगा बेंजीन के साथ O माइनस और यहाँ C2H5 यहाँ पर प्लस। तो ये बेंजीन के साथ हमको जो O माइनस है और उस O माइनस के साथ किसको जोड़ देना है C2H5 को, चूंकि ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव होगा H प्लस और I माइनस होगा, तो H और I तो बाहर निकल जाएंगे, तो बाकी बचेगा कौन C2H5 और बेंजीन के साथ O माइनस, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बेंजीन को यहां देखिए लिखा है C6H5, फिर क्या लिखा O, और O से किसको जोड़ देना है C2H5 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी कलम चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग यूनिट से पहचानेंगे। यहां पर देख रहे हैं आप सेकेंड इनवर्स है,
और सेकेंड इनवर्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस कर पा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि 16 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।